आप सभी को राम राम। आज बात करेंगे फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस के बारे में। हमारे ब्रेन मस्तिष्क से 12 जोड़ी क्रेनियल नस निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं 31 जोड़ी नसें, एक इस साइड में एक इस साइड में। फोरामिनल कैनाल स्टेनोसिस में ये जो एग्जैक्ट होने वाली नसें होती हैं, जैसे यहाँ से ये L1 L2 के मध्य से ये नस निकल रही है, तो ये स्पेस है ये कम हो जाता है, यानी जो ओपन होने वाला ये दरवाज़ा सा होता है ये कम हो जाता है। इसके कारण ये नर्व रूट प्रभावित होता है और यह नस जिस मांसपेशी या अंग में सप्लाई देती है वो प्रभावित होने से मांसपेशियों में कमज़ोरी समस्या आने लगती हैं। मेरे पास 2-4 MRI स्कैन की रिपोर्ट है, उनकी हेल्प से हम समझेंगे कि ये जो नसें यहाँ से निकलती हैं, ये स्थान है, ये स्पेस है, ये कम क्यों हो जाता है, इनके मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं। मेरे पास ये लंबर स्पाइन की हमारा रिपोर्ट है। कभी 5-6 रिपोर्ट लेकर हम विस्तार से और पढ़ेंगे इन रिपोर्टों के बारे में, तो आपको अच्छी तरह से MRI स्कैन समझ में आने लगेगी। ये लिख रखा है डिफ्यूज डिस्क बल्ज इज सीन एट L5S1 लेवल काजिंग थैकल सैक इंडेंटेशन विद नैरोइंग ऑफ लेफ्ट नेरुला फोरामिना एंड कंप्रेशन ओवर एग्जेक्टिव नर्व रूट ऑन लेफ्ट साइड। तो इसके कहने का मतलब है कि एक डिफ्यूज डिस्क बल्ज है, उसके कारण थैकल सैक, इस पर भी दबाव है, ये थैकल सैक होती है, इसके अंदर नसें होती हैं। और इस डिफ्यूज डिस्क बल्ज की समस्या के कारण जो लेफ्ट साइड की तरफ नस निकल रही है, ये नस का जो रूट है वो प्रभावित है, इसके कारण समस्याएं आ रही हैं। ये ऊपर वाला बिंदु है, इसमें दे रखा है भी L4 L5 में डिफ्यूज डिस्क बल्ज है, उसके कारण थैकल सैक इंडिटेशन विद कंप्रेशन ओवर इजेक्टिंग नर्व रूट ऑन बोथ साइड। जो बाहर निकलने वाली दोनों नसें हैं, उन दोनों नसों पर दबाव है। तो ये L5S1 है, इससे अलग है, इसमें सिर्फ लेफ्ट साइड की तरफ था, इसमें दोनों साइडों की तरफ है। इस MRI स्कैन की रिपोर्ट में मुख्य रूप से तो ये दो ही समस्याएं दिखाई दे रही हैं। ये जो कॉर्ड्स ऑफ नॉर्मल सिग्नल इंटेंसिटी है, ये जो लिगामेंटम फ्लेम और फेसिएट जॉइंट है, ये भी सामान्य है। और जो इंटरवर्टिबल डिस्क है ये भी ठीक है, नॉर्मल हाइट है, इनकी हाइट बड़ी है। तो इस MRI स्कैन में और समस्या नहीं है। ये MRI स्कैन है 1.5 टेस्ला की। MRI स्कैन की रिपोर्ट है 0.3 टेस्ला से लेकर 3 टेस्ला तक आती है। अलग अलग शहरों में रेडियोलॉजिस्ट भी अलग होते हैं जो ये MRI स्कैन की रिपोर्ट बनाते हैं। उनके कहने का अर्थ सेम सा ही होता है, उनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इसमें लिख रखा है बाईलेटरल BL लिख रखा है, और जो पीछे MRI स्कैन की रिपोर्ट पढ़ रहे थे उसमें लिख रखा था ओवर एग्जेक्टिव नर्व रूट बोथ साइड। तो कहने का अर्थ सेम ही है। कई बार लिखा आता है सेंट्रल कैनाल, और कुछ जो MRI स्कैन आती है उनमें लिखा आता है सेकेंडरी कैनाल, तो उनका कहने का अर्थ सेम ही है। इसमें ये पोस्टीरियर प्रोट्रूजन है, ये प्रोट्रूजन है, ये दूसरी स्टेज है। पहली स्टेज होती है एनुलर टियर, तीसरी होती है एक्सट्रूजन। इसके कारण, और ये फेसिएट जॉइंट हाइपोट्रोफी है, इसके कारण ये बाईलेटरल नर्वल फोरामिना, तो इसमें समस्याएं हैं। ये बाईलेटरल दोनों तरफ निकलने वाली नसों पर है, समस्याएं आ रही हैं, इन पर दबाव है, तो इसके कारण ये जो नर्व रूट है प्रभावित है। आगे कभी MRI स्कैन की रिपोर्ट पर वीडियो बनाएंगे, तो आप समस्या मत करना। ये जो डिफ्यूज डिस्क बल्ज है ये क्या होता है, फेसिएट जॉइंट हाइपोट्रोफी क्या होती है, और जो ये लिगामेंटम फ्लेम थिकनिक है ये क्या है। और भी कई ऐसे शब्द आते हैं जो थोड़े डीप हैं, जैसे ये डोरासल रूट क्या होता है, वेंट्रियल रूट क्या होता है। इन सब चीज़ों को धीरे धीरे समझ लेंगे। आप भी कोशिश करना, आपको कहीं भी MRI स्कैन, आपके दोस्त की, रिश्तेदार की कोई रिपोर्ट है तो उसकी पढ़ने की कोशिश किया करो। डिस्क प्रॉब्लम एक गंभीर और प्राइमरी समस्या होती है, तो ऐसी समस्या में आपको अपने डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए, जो आपका MRI स्कैन या अन्य टेस्ट करवाने के बाद है आपका जो ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं वही ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सब मिलकर ये जो स्पाइन कैनाल रीढ़ की हड्डी है, इसमें जो समस्याएं आती हैं उनका 60-70% नॉलेज हो जाए। जो हमारा स्कैन की रिपोर्ट है वो 50-60% वो रिपोर्ट हम पढ़ने लग जाएं। तो यदि कोई समस्या यानी फर्स्ट स्टेज पर है, नॉर्मल है, तो घर पर उसका कंट्रोल हो जाएगा।
कई बार गलत एक्सरसाइजें करते हैं तो समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो उन समस्याओं से हम बच जाएंगे। और कई बार यदि समस्याएं ज़्यादा होती हैं तो हमें डॉक्टरों से संपर्क करते हैं। डॉक्टर हमें हमारे ट्रीटमेंट में दवाइयाँ देते हैं, साथ में एक्सरसाइजें भी अप्लाई करते हैं। कई बार भी अगर समस्या ज़्यादा होती है तो उनको सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो यदि हमें नॉलेज है तो हम डिसीजन भी अच्छा ले सकेंगे। कई बार सर्जरी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर हम सर्जरी नहीं करवाते, उसकी वजह से कई बार समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। तो हमें जानकारी होगी तो हमें अपना डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। और हमारे डॉक्टर जब हमें घर पर एक्सरसाइजें और दवाइयाँ भी साथ में देते हैं, यदि वो एक्सरसाइजें हम अच्छे से करते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया 100% अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, हमारा दिमाग एकदम बढ़िया रहे, तो इसके लिए आपको 30-40 मिनट सुबह के टाइम में समय निकालना चाहिए। आप चाहे योगा करो, चाहे और अलग एक्सरसाइज करो, तो इससे आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हो। आपका वेट भी हमेशा सेफ रहेगा। अगर 2-3 महीने हम कोशिश करेंगे तो कितना भी ओवर वेट हो वो वेट कम हो सकता है। सुबह के टाइम में 20-25 मिनट योगा या अन्य एक्सरसाइज करने से हमारे जो ब्रेन की कैपेसिटी, जो याददाश्त की क्षमता है वो भी तेज़ होती है। आपने सुना होगा जो नीट एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, जो टॉप 10 रैंक रही थी, जो शोएब है एक उड़ीसा के, वो फर्स्ट आए थे। 720 में से 720 अंक आए थे उनको। वो सब 20-25 मिनट डेली सुबह योगा किया करते थे।